नमस्कार दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग चैप्टर 3 और चैप्टर 4 कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 3 में है जैव प्रकर्म। जैव प्रकर्म उससे पहले कुछ क्वेश्चन है जो देख लेते हैं। योग्यता के उत्तरजीवी सिद्धांत किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर। कौन दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लेमार्क। किसने समझाया? लेमार्क। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया था? तो बीडल और टेटल। ओपेरॉन की अवधारणा किसने? जैकब और मोनार्ड। अब हम लोग चैप्टर की शुरुआत करेंगे। उससे पहले विकास का क्रम देखते हैं, कैसे कैसे विकास से सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले पेलियोसिन, उसके बाद इयोसिन, उसके बाद अलिगोसिन, उसके बाद मायोसिन, उसके बाद पैलियोसिन, उसके बाद प्लायोस्टीन, उसके बाद होलोसिन। तो सबसे पहले कौन आया था? पेलियोसिन, उसके बाद इयोसिन, उसके बाद अलिगोसिन, उसके बाद मायोसिन, उसके बाद पैलियोसिन, उसके बाद प्लास्टोसिन, उसके बाद होलोसिन। जैव प्रकर्म के बारे में देखना है। प्रारंभिक निम्न कोटि के जीव से क्रमिक परिवर्तन के द्वारा आधिकारिक जीव और जंतु की संरचनाएं, कायिक और रासायनिक भ्रूण की विकास और वितरण आदि में विशेष क्रम और आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया गया कि जैव विकास हुआ है। लेमार्क, डार्विन, बेलेस, डीब्रीज आदि ने जैव विकास संबंधित अपनी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध किया और इन्हें समझा इस संबंध में दर्शाने वाले निम्न प्रमाण प्रस्तुत किया। लेमार्क का पुस्तक एक है फिलोसफी जूलॉजी। प्रमाण क्या क्या दिया था? तो वर्गीकरण का प्रमाण, तुलनात्मक शरीर का रचना का प्रमाण, 3 में अवशेष अंगों का प्रमाण, 4 में संयोगता जंतु का प्रमाण, 3 में पूर्वजता का प्रमाण, 4 में तुलनात्मक भौतिकी के प्रमाण, 7 में भौगोलिक वितरण का प्रमाण, 8 में तुलनात्मक कायिक और जीव रासायनिक का प्रमाण, 9 में आनुवंशिक प्रमाण, 10 में पशुपालन का प्रमाण, 11 रक्षात्मक समरूपता का प्रमाण, 12 में जीवाश्म विज्ञान और जीवाश्मी के प्रमाण। सरल से जटिल जीवन का स्वरूप किसने दिया था? तो डार्विन। सरल से जटिल जीवन का स्वरूप किसने दिया? डार्विन। डायनासोर किस युग का था? तो मोसोजोइक युग का सरीसृप था। आगे हम लोग देखेंगे समजात अंग, होमोलोगस ऑर्गन, ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित होने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देती है, परंतु मूल संरचना और भ्रूणीय परिविधि में समान होते हैं, समजात अंग कहलाते। क्या कहा? ऐसा अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देता है, परंतु मूल संरचना और भ्रूणीय परिविधि में समान होते हैं, समजात अंग। उदाहरण: सील का फ्लिपर, चमगादड़ का पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली की पंजा, मनुष्य की हाथ की मौलिक संरचना एक जैसी होती है। इन सभी में ह्यूमरस, रेडियो, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स अस्थियां होती है। इनका भ्रूणीय विकास भी एक सा ही होता है, परंतु इन सभी का कार्य अलग अलग होता है। सील के फ्लिपर तैरने के लिए और चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए और घोड़े की अगली टांग दौड़ने के लिए और मनुष्य के हाथ वस्तु के पकड़ने के लिए अनुकूलित है। अब देखना है हम लोग को समरूप अंग, एनालॉगस ऑर्गन। समरूप अंग को समवृत्ति भी कहते हैं। समरूप को क्या कहते हैं? समवृत्ति। ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देता है, परंतु मूल संरचना और भ्रूणीय पद में परिवर्धन में भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। कुछ क्वेश्चन है। पुनरावर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल। पादप कोशिका में जीव द्रव संकुचन होता है बहिःपराशरण से। पादप कोशिका में जीव द्रव संकुचन होता है किससे? बहिःपराशरण से। अभी समरूप अंग हम लोग देख रहे थे।
उदाहरण है तितली, पक्षियाँ, चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं, परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। तितली के पंख की रचना शरीर के भित्ति के भंज द्वारा और पक्षियों की पंख की रचना उनकी अग्रपादों पर पैरों द्वारा। चमगादड़ की पंख की रचना हाथ की 4 लंबी उंगलियों और धड़ के बीच त्वचा से होता है। अवशेषी अंग। अवशेषी अंग ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों में पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, परंतु वातावरणीय परिस्थिति में बदलाव में से इनका महत्व समाप्त हो जाने के कारण विकास क्रम में इनका क्रमिक लोप हो गया, अवशेषी अंग कहलाता है। अवशेषी अंग उदाहरण कर्णपिल्ला, त्वचा के बाल, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग है। मनुष्य में कितने अवशेषी अंग है? 100 अवशेषी अंग है। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन। एक जीन एक सिद्धांत किसने दिया? बीडल और टेटम। और ओपरॉन का अवधारणा जैकब ऑफ मोनार्ड दिया था। जैकब ऑफ मोनार्ड। द ओरिजिन ऑफ लाइफ किसकी पुस्तक है? तो एलेक्जेंडर ओपिडॉन का। द ओरिजिन ऑफ लाइफ किसकी पुस्तक है? एलेक्जेंडर ओपिडॉन का। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण जीव कौन है? साइनोबैक्टीरिया। पक्षियों का विकास सरीसृप में हुआ था। पक्षियों का विकास किसमें? सरीसृप। जल स्तर जीवों का विकास मत्स्य वर्ग में। स्तनीय वर्ग जंतुओं का विकास सरीसृप में हुआ था। स्तनीय वर्ग के जंतुओं का विकास किसमें हुआ? सरीसृप। जीवाश्म अनेक ऐसे प्राचीन काल जीव और पादपों के अवशेष जो हमारी पृथ्वी पर विद्यमान थे परंतु बाद में समाप्त अथवा विलुप्त हो गए, भूपटल की चट्टान में परिचित मिलते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। इनके अध्ययन जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। इनका अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाश्म। जीवाश्म विज्ञान के जनक भारत में कौन है? तो बीरबल साहनी। विश्व में कौन है? तो लियोनार्डो दा विंची। जैव विकास संबंधित सिद्धांत है। जैव विकास संबंधित अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए। लैमार्कवाद, डार्विनवाद, उत्परिवर्तनवाद। लैमार्कवाद। लैमार्क का सिद्धांत था यूज एंड डिजीज थ्योरी। लैमार्क का सिद्धांत 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलोसफिकल जूलॉजी में प्रकाशित किया। इस सिद्धांत के अनुसार जीव एवं इसके अंग में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है और इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण जीव में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। अधिक उपयोग वाले अंग का विकास अधिक और कम उपयोग वाले अंग का विकास कम होने लगता है। इसे अंगों के कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे अंगों के कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत कहते हैं। पूछेगा कि अंगों के कम उपयोग और अधिक उपभोग के सिद्धांत किसने दिया था? लैमार्क। इस प्रकार से जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है, जिसके फलस्वरूप नई नई जाति आती है। उदाहरण के लिए जिराफ का गर्दन का लंबा होना। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टेंटोलॉजी कहलाता है। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? टेंटोलॉजी। डार्विन का पुस्तक था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीस। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीस 1859 में दिया था। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन डार्विन का ही था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डार्विन से का सिद्धांत आधारित था। ओवर प्रोडक्शन ऑफ एग्जिस्टेंस डार्विन के स्ट्रगल ऑफ एक्जिस्टेंस और ओवर प्रोडक्शन और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, इस सब डार्विन के सिद्धांत पर ही आधारित था। डार्विन जैव विकास समय डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध था। डार्विन ने पुरावशेष का महानतम अन्वेषक कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन का जन्म 1808 में और 82 में मर गया था। 1831 में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज से पूरे विश्व का भ्रमण किया और डार्विनवाद के अनुसार सभी जीव के में प्रचुर संतो उत्पत्ति की क्षमता होती है, अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीव को अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु दूसरे जीव से जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। यह संघर्ष सजातीय, अंतर्जातीय, पर्यावरणीय होता है। दो सजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते, वे विभिन्नताएं इनके जनकों के वंशानुक्रम में मिलते हैं।
कुछ विभिन्नता जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक होता है जबकि कुछ हानिकारक होता है। जीवों में विभिन्नताएं वातावरणीय दशा के अनुकूल होने पर वे बहुमुखी जीवन संघर्ष में सफल होते हैं और उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठा होती रहती है और काफ़ी समय बाद उत्पन्न जीवधारियों का लक्षण मूल जीवधारियों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि नई प्रजाति बन जाती है। डार्विन का पुस्तक था द डिसेंट ऑफ मैन। डार्विन को पुस्तक था द डिसेंट ऑफ मैन। डार्विन के पश्चात अनेक समर्थकों को डार्विनवाद के जीवनवाद के ढांचे में ढाल दिया जिसे नव डार्विनवाद का। इसके अनुसार किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है जिससे इस जाति से नई जाति बन जाती। कारक है विविधता, उत्परिवर्तन और प्राकृतिक वर्ण। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत दिया था हर्बर्ट स्पेंसर। डार्विन अपना खोज करने गलापेगोस द्वीप पर गया था। गलापेगोस द्वीप पर डार्विनवाद नव डार्विनवाद हो गया। अब चौथा है जनन। चौथा क्या है जनन। इस प्रकार नव डार्विनवाद के अनुसार जीन में साधारण परिवर्तन के फलस्वरूप जीवों की नई जाति बनती है जिनमें जीन परिवर्तन के कारण विविधता बढ़ जाती है। आर्कोप्टेरिक्स जुरासिक युग का सब पुरातन पक्षी है और सरीसृप और पक्षी के बीच के कड़ी है। आर्कोप्टेरिक्स जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है, सरीसृप और पक्षी के बीच के कड़ी है। उत्परिवर्तन यह सिद्धांत हुगो डी व्रीज ने प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के 5 प्रमुख तथ्य है। कौन कौन तथ्य है 5 देखना है। उससे पहले क्वेश्चन है जाति का उद्भव पुस्तक। जाति के उद्भव पुस्तक किसकी है था डार्विन का। इसके अनुसार 5 सिद्धांत है। नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों छोटी एवं स्थिर विविधता के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय और कर्मिक विकास के फलस्वरूप नहीं होते बल्कि यह उत्परिवर्तन के फलस्वरूप होते हैं। दूसरा बात कहता है इस प्रकार से उत्पत्ति जाति का प्रथम सदस्य उत्परिवर्तक कहलाता है और यह उत्परिवर्तित लक्षणों के लिए शुद्ध नस्ल होता है। उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं और यह किसी एक अंग विशेष में अथवा अनेक अंगों में एक साथ उत्पन्न हो सकता है। सभी जीव जाति में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। उपयुक्त उत्परिवर्तन के फलस्वरूप अचानक ऐसे जीवधारी उत्पन्न हो सकते हैं जो जनकों से इतने अधिक भिन्न हो कि उन्हें एक नई जाति माना जाता है। नोट जीन के भीतर अनुक्रमिक आधार को उत्परिवर्तन कहते हैं। जीन के भीतर अनुक्रमिक आधार को क्या कहते हैं उत्परिवर्तन। अब अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे अनुवांशिकी। अनुवांशिकी शब्द वेटसन दिया। अनुवांशिकी शब्द किसने दिया वेटसन। प्लवमान जीन या जिम्पिंग जीन किसने दिया था बारबारा मैकलिंगटन। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होती है अनुवांशिक लक्षण कहलाती है। अनुवांशिक लक्षण के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधि और कारणों के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिकी के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया के निवासी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। इसी कारण अनुवांशिकता के पिता कहा जाता है। मेंडल की प्रारंभिक शिक्षा गिरजाघर से हुई थी और बाद में वियना विश्वविद्यालय से किए थे। अनुवांशिकता जेनेटिक्स शब्द विलियम वाटसन दिया था। जेनेटिक्स शब्द किसने दिया विलियम वाटसन। जबकि जीन शब्द विलियम जोहानसन। जीन शब्द जी से जीन और जी से जोहानसन किसने दिया जॉन। अनुवांशिक संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधा लिया था। मटर के पौधा का चुनाव किया। मेंडल की अनुवांशिक सिद्धांत लैंगिक जनन पर था। किस पे था लैंगिक जनन पर। मेंडल ने पहले एक जोड़ी फिर 2 जोड़ी के विपरीत गुणों की वंशागुणित का अध्ययन किया जो क्रमशः 1 क्रॉसीय और 2 क्रॉसीय कहते। 1 क्रॉस या 2 क्रॉस। एक क्रॉस मेंडल ने 1 क्रॉस के लिए लंबे
टीटी और बौने टीटी पौधे के बीच क्रॉस कराया। लंबे टीटी और बौने टीटी के बीच क्रॉस कराया तो सभी पौधे संकर F1 पीढ़ी के आया। फिर स्वपरागन कराया, स्वपरागन किया तो शुद्ध लंबे 25%, संकर 50% और शुद्ध बौने 25% आया। इसमें ज़्यादातर कुछ नहीं देखना है, इसमें याद करना है F2 पीढ़ी। अतः F2 पीढ़ी में पौधे के फिनोटाइप का अनुपात 3:1 होता है, जबकि जीनोटाइप का अनुपात 1:1 होता है। जीनोटाइप का अनुपात 1:1 होता है। F2 पीढ़ी में पौधे का फिनोटाइप 3:1 और जीनोटाइप में 1:2:1 होता है। F2 पीढ़ी में पूछेगा एकल संकरण में पौधे में फिनोटाइप का अनुपात कितना होता है? 3:1, जबकि जीनोटाइप का 1:2:1 होता है। 1:2:1। जीवाणु में पराक्रम और युग्मन की खोज लीडेनबर्ग और जिंडर ने किया था। लीडेनबर्ग और जिंडर ने। ई कोलाई से DNA पॉलीमराइज का वियोजन किसने किया? कॉर्नबर्ग। जीवाणु के पराक्रम के संयुग्मन की खोज लिंडनबर्ग और किसने किया था? जिंडर ने। ई कोलाई से DNA पॉलीमराइज का वियोजन किसने किया? कॉर्नबर्ग। जीवन की उत्पत्ति अकार्बनिक अणुओं से हुआ है, किसने कहा था? हॉल्डेन। किसने कहा था? हॉल्डेन। द्विसंकरीय क्रॉस। मेंडल ने द्विसंकरीय क्रॉस के लिए गोल और पीले बीज, ध्यान में रखना है, गोल और पीले बीज और हरे और झुर्रीदार बीज से पौधे को क्रॉस कराया। इसमें गोल और पीले बीज प्रभावी होता। इसमें कौन प्रभावित हुआ? गोल और पीले बीज प्रभावित हुआ। इसमें देख लेना, अनुपात देख लेना है। F2 पीढ़ी में फिनोटाइप का अनुपात 9:3:3:1, 9:3:3:1, 9:3:3:1, 9:3:3:1। F2 पीढ़ी 9:3:3:1। F2 पीढ़ी में 1:2:1, 1:2:1, 1:2:1, 2:4:2, 2:4:2 और 2:4:2 और 1:2:1। F2 पीढ़ी में जीनोटाइप याद करना आसान है। 1:2:1, इसका दुगुना 1 में 2 से गुना 2, 2 में 2 से 4, 1 में 2 से 2 और फिर 1:2:1। उपयुक्त पौधे के प्रकार के आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधित नियम दिए, जो मेंडल के आनुवंशिकता नियम के नाम से जाने। इन्होंने नियम में पहला और दूसरा नियम एक संकरीय क्रॉस के आधार पर, तीसरा नियम द्विसंकरीय क्रॉस के आधार पर दिया। मेंडल का प्रथम नियम है। मेंडल ने मटर के पौधे के 7 गुण को पढ़ा था। कितने गुण को? 7। पहला नियम है प्रभाविकता का नियम। प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक जोड़े विरपाय गुणों वाले शुद्ध पिता या माता में संकरण करने से पौधे के पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होता है, जबकि अप्रभावी गुण छिप जाता है। प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण दिखाई देता है, लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित अवश्य रहता है। यह दूसरे पीढ़ी में क्या होता है? प्रकट होता है। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेरीग्रेंस। लक्षण और कारकों, जीनों के जोड़े के 2 कारकों युग्म बनाते समय पृथक हो जाते हैं और इनमें से केवल एक ही कारक किसी एक युग्म में पहुंचते हैं और इस नियम में युग्मज की शुद्धता नियम कहते हैं। इसे युग्मज की क्या कहते हैं? शुद्धता नियम। पृथक्करण के नियम को क्या कहते हैं? युग्मज की शुद्धता नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन नियम तीसरा नियम है। जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधे के बीच संकर कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का पृथक स्वतंत्र रूप से होता है और एक लक्षण की वंशागुणत दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। उससे पहले कुछ पीछे छूट गया था, गुणसूत्र देखना है। तो एस्कैरिस में 2 गुणसूत्र होता है। एस्कैरिस में 2, मच्छर में 6, घरेलू मक्खी में 12, मटर में 14। प्याज में सल्फेनिक अम्ल होता है। प्याज में सल्फेनिक और लहसुन में सल्फोनिक अम्ल होता है।
प्याज में गुणसूत्र की संख्या 16, मक्का में 20, टमाटर में 24, मेढक में 26, नींबू में 18 और 36, बिल्ली में 38, चूहा में 40, चूहा, रैट में 42, रैट में देखो रैट छोटा है तो 42, माउस बड़ा है तो 40, गेहूं और बंदर में 42, खरगोश में 44, मनुष्य में 46, आलू में 48, चिंपांजी में 48 और तंबाकू में 48। इसे याद करना आसान है, कोड से याद कर सकते हैं। अचित, अ से आलू, अची से चिंपांजी और त से तंबाकुल में 48 को, कितना 48 को। घोड़ा में 64 को, घोड़ा के 4 पैर होता है तो 4 के क्यों 64। कुत्ता में 78 को, कबूतर में 80 को, टीडोफाइटा में 1300 से 1600, एक बेरा और धारा प्रवाह। एस्केरिस में 2 गो, मच्छर में 6 गो, घरेलू मक्खी में 12 गो, मटर में 14 गो, प्याज में 16 गो, मक्का में 20 गो, टमाटर में 24 गो, मेढक में 26 गो, नींबू में 18, 36, बिल्ली में 38 गो, माउस में 40 गो, रैट में 42 गो, गेहूं और बंदर में 42 गो, खरगोश में 44 गो, मनुष्य में 46 गो, आलू में 48, चिंपांजी में 48, तंबाकुल में 48, घोड़ा में 64, कुत्ता में 78, कबूतर में 80, टीडोफाइटा में 1300 से 1600। वाटसन 1905 में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का प्रयोग किया था। वाटसन ने 1905 में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग। जॉनसन 1909 में सर्वप्रथम जीन शब्द दिया। जॉनसन 9 में दिया, वाटसन जेनेटिक्स शब्द 5 में दिया। फिनोटाइप, जीवधारी का जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है उसे फिनोटाइप का, जीवधारियों का लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है उसे जीनोटाइप, जीवधारियों के अनुवांशिक संगठन उसका जीनोटाइप कहते हैं जो कारको जीन का बना होता है। जीवधारियों का अनुवांशिक संगठन को उसको जीनोटाइप कहते हैं जो कारक जीन का बना होता है। कहता है जीनोटाइप मतलब जीनोटाइप किस जीन की जीनी संरचना को, जीनोटाइप को किस जीन को मतलब कहता है किस जीन को जीनी संरचना कहते हैं तो जीनोटाइप को, किस जीन को जीनी संरचना कहते हैं जीनोटाइप को। युग्म विकल्पी मतलब युग्म विकल्पी, एक ही गुण के विभिन्न विपर्य रूपों को प्रकट करने वाले लक्षणों और कारक को एक दूसरे का युग्म विकल्प या एलील कहते हैं। यानी कि एक ही जीन के विभिन्न प्रारूप युग्म विकल्पी कहलाते। संलग्नता, एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों के एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है और जीनों की इस प्रवृत्ति को संलग्नता कहते हैं। जब जीन को एक ही गुणसूत्र पर स्थापित होता है और एक साथ वंशागुणत होते हैं उन्हें संलग्न जीन कहते हैं, लिंकेड जीन्स। लिंग संलग्नता जीन लिंग संलग्न गुण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाता है। वास्तव में एक्स गुणसूत्र पर स्थित जीन ही लिंग संलग्नता जीन कहे जाते हैं क्योंकि इसका प्रभाव नर और मादा दोनों पर पड़ता है। लिंग संलग्नता को सर्वप्रथम व्याख्या मॉर्गन 1910 में किया था। लिंग संलग्नता को सर्वप्रथम व्याख्या मॉर्गन 1910 में किया था। मनुष्य ने कई लिंग संलग्नता गुण है, जैसे मनुष्य में कितना लिंग संलग्नता गुण है, जैसे रंग वर्णता कलर ब्लाइंडनेस, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया, हाइपरट्राइकोसिया आदि पाए जाते हैं। लिंग संलग्नता गुण स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष में ज़्यादा होती है। मानव अनुवांशिकी गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू वाल्टर ने 1888 में किया था। गुणसूत्र का नामकरण वाल्टर ने कब किया था? 1888 में। गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं और जीन इन्हीं गुणसूत्र पर पाया जाता है। गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं और जीन इन्हीं गुणसूत्र में पाया जाता है। गुणसूत्र के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव के कोशिकांग में हो तो उन्हें प्लाज्मा जीन कहते हैं। गुणसूत्र के बाहर जीन
यदि कोशिका द्रव के कोशिकांक में हो तो उन्हें प्लाज्मा जीन कहते हैं। 1956 में एस बेंजर द्वारा जीन की आधुनिक विचारधारा दी गई और इसके अनुसार जीन की कार्यात्मक इकाई सिस्ट्रॉन। जीन की कार्यात्मक इकाई क्या हो गया? सिस्ट्रॉन। जीन की कार्यात्मक इकाई सिस्ट्रॉन, उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटॉन और उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटॉन और पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन। पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन। तो जीन की कार्य की इकाई सिस्ट्रॉन, उत्परिवर्तन की इकाई म्यूट्रॉन और पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन। मानव में 20 आवश्यक एमिनो एसिड पाया जाता है। मानव में 20 आवश्यक एमिनो एसिड पाया। आर्थर कॉनबर्ग 1962 में डीएनए पॉलीमेराइज एंजाइम की खोज की और इसी के सहायता से डीएनए का संश्लेषण किया। आर्थर कॉनबर्ग 1962 में डीएनए पॉलीमेराइज एंजाइम की खोज की और इसी के सहायता से डीएनए का संश्लेषण होता। मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है और 23 जोड़ा। एक संतान को समजात गुणसूत्र की प्रत्येक जोड़ी एक गुणसूत्र अंडाणु से प्राप्त माता से और दूसरा शुक्राणु से पिता से प्राप्त होता है। शुक्र जनन में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। आधे में वे 23वीं जोड़ी X गुणसूत्र आते हैं अर्थात 22+X और आधा 23वीं जोड़ी Y गुणसूत्र आते हैं 22+Y। नाड़ियों में एक समान प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं 22+X तथा 22+X। मतलब महिला में 22+X तथा 22+X पाया जाता है। पुरुष में 22+Y तथा 22+X पाया जाता है। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए पुरुष जिम्मेदार होता है, न कि महिला नहीं। आने वाले अंडाणु पाए जाते हैं और निषेचन के समय यदि अंडाणु X वाले गुणसूत्र शुक्राणु से मिलते युग्मज में 23वीं जोड़ी XX होगी। जब 23वीं जोड़ी XX होगी तो इससे बनने वाली संतान लड़की होगी। इससे बनने वाली संतान क्या होगी? लड़की। इसके विपरीत किसी अंडाणु से Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु का निषेचन होगा तो XY गुणसूत्र बनेगा। XY गुणसूत्र बनेगा तथा संतान लड़का होगा। जब XY होगा तो संतान लड़का होगा। अतः पुरुष गुणसूत्र इन संतान के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। अतः पुरुष का गुणसूत्र संतान के लिंग निर्धारण के लिए परखनली शिशु मामले में निषेचन परखनली के अंदर होता है। शिशु का प्रतित्व स्थापित करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट का तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आनुवांशिकता संबंधी प्रमुख तथ्य है। कुछ जीव द्रव जीवन का आधार है। कौन किया था? TH हैकेल। क्रोमैटिन शब्द का प्रतिपादन W फ्लेमिंग। किसने किया? W फ्लेमिंग। पौधे में कोशिका विभाजन का वर्णन स्ट्रासबर्ग, स्ट्रासबर्ग। माइटोसिस शब्द किसने प्रतिपादित? W फ्लेमिंग, W फ्लेमिंग, W फ्लेमिंग। भ्रूण विज्ञान की स्थापना W राउक्स, W राउक्स। क्रोमोसोम शब्द W वाल्टेयर। क्रोमोसोम शब्द किसने दिया? W वाल्टेयर। दलहनी पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसने बताया? H हेलरिगल और H विल्फ्रोथ। H विल्फ्रोथ, H विल्फ्रोथ किसने बताया? H विल्फ्रोथ। विषाणु के अस्तित्व का प्रमाण डी इवानोव्स्की, डी इवानोव्स्की। प्लाज्मा जड़ का निरता का सिद्धांत बीजमैन। प्लाज्मा जड़ का निरता का सिद्धांत बीजमैन। ईस्ट कोशिका से एंजाइम प्राप्त कर उनसे किण्वन कराया और उन्हें जाइमेज नाम दिया। कौन? तो बुकनर। किसने दिया था? बुकनर। न्यूक्लिक एसिड शब्द किसने दिया था? R अल्टमैन। न्यूक्लिक एसिड शब्द किसने दिया? R अल्टमैन। उत्परिवर्तन सिद्धांत होगरो डिवरीज। रक्त वर्गों का पता लगाया था कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर। जीवाणुभोज की खोज टॉबर्ट, जीवाणुभोज की खोज टॉबर्ट। किसने किया? टॉबर्ट। ग्रिफिथ। निमियोकोसिस जीवाणु में रूपांतरण द्वारा सिद्ध किया कि कुछ ही आनुवांशिक पदार्थ है। तक ग्रिफिथ। निमियोकोसिस जीवाणु में रूपांतरण द्वारा सिद्ध किया कि कुछ ही आनुवांशिक पदार्थ। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग।
प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का निर्माण नॉल और रूस का। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का निर्माण नॉल और रूस का। सल्फा ड्रग की खोज जी डॉकमैन। इकोसिस्टम पारितंत्र शब्द का प्रयोग एजी ट्रांसले। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग इकोसिस्टम तक ट्रांसले। श्वसन की सिट्रिक अम्ल चक्र की खोज का पता लगाया कि श्वसन के दौरान CO2 इसी चक्र के फलस्वरूप निकलती थी। हेंस कैब। किसने लगाया था? हेंस कैब। स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक का खोज किसने किया? तो वैक्समैन। एंजाइम यूरेज का क्रिस्टल के रूप में पृथक्करण किया जेबी सैमनर। एंजाइम यूरेजिक को क्रिस्टल के रूप में पृथक किया तो जेबी सैमनर। पोलियो के बचाव के लिए टीकाकरण जिसे साल्क टीका कहते हैं, खोज किसने किया? तो जॉन साल्क। कोशिका विभाजन के लिए हार्मोन साइटोकिन की खोज किसने किया? तो मिलर और CO मिलर और FS कुग। पुनरावृत्ति अनुक्रमण वाले पॉलीन्यूक्लियाइड की मदद से आनुवंशिक कोड का निरूपण किया तो हरविंद खुराना। किसने किया? हरविंद। पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? क्रिस्टल बर्नार्ड। परखनली शिशु के विकसित करने का तकनीक विकसित किया तो रॉबर्ट एवॉर्ड। कृत्रिम हृदय विकसित किया इन्हीं के नाम पर जार्विक 7 कृत्रिम हृदय बनाया तो रॉबर्ट जार्विक। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, याद कर लेना इसको पूरा। आनुवांशिक संबंधित मुख्य तत्व। जीव द्रव जीवन के भौतिक आधार है, किसने कहा था? TH हेक्सल। क्रोमेटिन शब्द किसने दिया था? W फ्लेमिंग। पौधे में कोशिका विभाजन का वर्णन किसने किया? तो E स्ट्रासबर्ग। माइटोसिस शब्द किसने दिया? तो W फ्लेमिंग। भ्रूण विज्ञान की स्थापना किसने किया? W राउक्स। क्रोमोसोम शब्द किसने प्रतिपाया? W वाल्टियर। दलहनी पौधा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बताया था H हेलरिगल और H विल्फ्रोथ। विषाणु की अस्तित्व का प्रमाण किसने? D इवानवस्की। जर्म प्लाज्मा की नियंत्रता सिद्धांत किसने दिया? तो ए बीजमैन। ईस्ट कोशिका से एंजाइम प्राप्त करके उनसे किण्वन कराया, उन्हें जाइमेस नाम दिया था बुनकर। न्यूक्लिक एसिड शब्द का प्रतिपादन R अल्टमैन। उत्परिवर्तन सिद्धांत हुगो डी ब्रिज। रक्त वर्ग का पता लगाया तो कार्ल लैंडस्टीनर। जीवाणु भोजी की खोज किसने की? तो टोबर्ट। निमोकोसिस जीवाणु में रूपांतरण द्वारा सिद्ध किया कि कुछ ही आनुवंशिक पदार्थ है, किसने? तो ग्रिफिथ। पेनिसिलिन की खोज किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का निर्माण नॉल और रूस का। सल्फा ड्रग की खोज जी डॉकमैन। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग एजी ट्रांसले। श्वसन की साइट्रिक अम्ल चक्र खोज का पता लगाया, श्वसन के दौरान CO2 इसी चक्र के फलस्वरूप निकलती है तो हेंस क्रैब्स। स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक की खोज किसने किया? वैक्समैन। एंजाइम यूरेज को क्रिस्टल रूप में पृथक्करण किया, किसने? जेबी सैमनर। पोलियो के बचाव के लिए टीका का निर्माण किया जिसे साल्क टीका का जॉन साल्क। कोशिका विभाजन के लिए हार्मोन साइटोकाइनिन का खोज तो CO मिलर और SF कुग। पुनरावृत्ति अनुक्रमण वाले पॉलीन्यूक्लियोटाइड की मदद से आनुवंशिक कोड का निरूपण किया था हरविंद खुराना। पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किया था क्रिस्टल बर्नार्ड। प्रखनली शिशु का विकसित करने का तकनीक विकसित किया रॉबर्ट एडवर्ड। कृत्रिम हृदय विकसित किया और उन्हें नाम दिया जार्विक 7 कृत्रिम हृदय बनाया तो रॉबर्ट जार्विक।